एंड सम नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सम है और ये लेटेस्ट का सेकंड नंबर सम है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम सम को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में अगर बिजनेस परचेज का सम आए या कोई भी सम आए, सिर्फ इसकी बात नहीं आ रही, कोई भी सम आए तो सबसे पहले सम को रीड कर लो कि सम में दिया क्या गया है, तो आपको पता चलेगा कि हमें सम में क्या क्या चीजें निकालनी है और सम जब आप करोगे तब आपको इजी लगेगा वो सम सॉल्व करने में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सम को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। 5 मिनट्स लेगा लेकिन हमें सब मालूम पड़ जाएगा कि आखिर सम में है क्या। तो Zaveri Limited was formed on 1st January 2016 with an authorized capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 equity shares और rupees 10। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट में हमें पता लगा कि Zaveri Limited है जो कि इनकॉर्पोरेट या फॉर्म्ड हुई है 1 जनवरी 2016 को, और कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स 10,000। ये जो ऑथोराइज इक्विटी शेयर यहाँ पे इन्होंने बोला है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 6th नंबर की पॉइंट होगी, सॉरी 5th नंबर की, ये चीज है हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और ये क्यों है जब हम सम करेंगे आपको पता चल जाएगा। एंड अभी यहाँ पे क्या है, टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ मिस सोना एंड रूपा। अब यहाँ पे कौन है परचेजर, Zaveri लिमिटेड है। किसका बिजनेस परचेज कर रही है, मिस सोना एंड रूपा का। और मिस सोना एंड रूपा की बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले फटाफट हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कैपिटल दिया गया है, सोना रूपा का मॉर्गेज लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बियर, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंस। तो हमें बैलेंस शीट में 2 चीजें दी गई होती है, एक तो लायबिलिटीज एंड एक होती है आपकी एसेट। एक क्या होती है आपकी एसेट। अब यहाँ पे क्या होगा, Zaveri लिमिटेड क्या करेगा, नॉर्मली एसेट परचेज करके लायबिलिटीज पेड ऑफ कर देगा। तो ये भी यही सम में यही होने वाला है। तो अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वी आर टेकन रुपीज 50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। जब वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया जाए तो फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट एसेट को देना, या लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी, एंड सेकंड अमाउंट सेकंड आइटम को। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या लेंगे ये लोग, 50,000, स्टॉक की कितनी लेंगे, 20,000, एंड द रिमेनिंग एसेट वी आर टेकन एट बुक वैल्यू। बाकी जो भी एसेट है वो हम बुक वैल्यू में लेंगे। सेकंड थिंग है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 10,000। आपको इस सम में गुडविल की वैल्यू दे दी गई है। तो जब भी ध्यान रखना, ये एक ट्रिकी पॉइंट है कि जब भी आपको गुडविल की वैल्यू दे देना तो समझ लेना कि मुझे सम में परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, द फर्म टू डिस्चार्ज 5% मॉर्गेज लोन। डिस्चार्ज मीन्स के वो मॉर्गेज लोन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कौन, परचेजर। परचेजर कौन है, Zaveri लिमिटेड। एंड द रिमेनिंग लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। बाकी रिमेनिंग लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वो है कंपनी परचेज कर रही है, इसकी पेड कर रही है। द फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज ₹1000 वाज बोर्न बाय द कंपनी। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस मींस के जो ये सोना एंड रूपा की फर्म डिसोल्यूशन हो रही है उस पे 1000 का खर्चा आया था, जो कि बोर्न बाय द कंपनी। कंपनी कौन है, Zaveri लिमिटेड, वो पे कर रही है। तो जब भी डिसोल्यूशन का आपको खर्चा है ना, वो हमेशा गुडविल में आप ऐड कर दोगे। कितना, 1000। तो आपके गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 11,000। तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस का खाली इतना ही है कि वो आप यहाँ पे लिख देना, गुडविल में ऐड कर देना। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है, द परचेज प्राइस वाज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स। अब फोर्थ पॉइंट को होल्ड रखो एंड फिफ्थ पॉइंट को भी आप होल्ड रखिए, क्योंकि फोर्थ पॉइंट
ये जो बिजनेस परचेस कर रहे हैं उसका पेमेंट ऑफ मेथड बता रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट है रेस्ट इक्विटी शेयर्स जो है वो हम इशू कर रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्रीज पास ऑन करेंगे, उस टाइम ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी आप बिजनेस परचेज का सम करो तो याद रखना आपको 3 कैलकुलेशन निकालनी होती है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन है वो है नेट एसेट की। सेकंड कैलकुलेशन जो आपको निकालनी होती है वो है आपकी गुडविल की। थर्ड कैलकुलेशन जो आप निकालते हो वो होता है परचेस कंसिडरेशन। तो ये तीनों चीजें ऐसा नहीं है कि पहले नेट एसेट निकालो फिर गुडविल निकालो या पीसी निकालो, या पहले पीसी फिर गुडविल या नेट एसेट। कोई भी दो चीजें आपको दे दी जाएगी, सब में आपको थर्ड निकालनी होगी। देखो यहाँ पे हमको नेट एसेट नहीं दिए, पीसी नहीं दिए, तो आप कह रहे हो कि दो दे देंगे, तो नेट एसेट तो इजी है, आप इजीली निकाल सकते हो नेट एसेट, क्योंकि आपको बैलेंस शीट दी गई है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको जस्ट क्या करना है, नेट एसेट का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इस फॉर्मूला को यूज करके हमें नेट एसेट मिल जाएगी। गुडविल ये वाले सब में डायरेक्टली दे दी गई है। पीसी का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, जो भी आप नेट एसेट निकालोगे उसमें गुडविल प्लस कर दो। गुडविल यहाँ पे कौन सी लोगे, इंक्लूडिंग रिजोल्यूशन एक्सपेंस, और गुडविल प्लस कर देंगे तो आपकी परचेस कंसिडरेशन निकल आएगी। तो चलिए पहली कैलकुलेशन करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, जिन बच्चों ने पहले से ये बिजनेस परचेज के सम किए होंगे तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में से पॉइंट्स निकाल लेंगे, एसेट वही लेंगे जो एडजस्टमेंट में दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे सारी एसेट पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे न्यू फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, बिजनेस परचेज में बहुत वीक है, तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने कौन सी एसेट ली है, कौन सी एसेट नहीं ली है, उसके रीजंस जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो उन्हें पता चलेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सारी एसेट लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट एसेट थी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग, उसका प्राइस था 48,000, यहाँ पे मैं बुक वैल्यू लिखता हूँ 48,000। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी 20,000 एंड स्टॉक 24,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 मेरी बुक में है एंड स्टॉक है 24,000। इसके बाद आपको डेटर्स दिए 23,200 के। बिल्स दिए, बिल्स रिसीवेबल 6,400 के। इन्वेस्टमेंट दिया है 4,800 का। एंड लास्ट बैंक बैलेंस दिया है 9,600। अब यहां पे मैं कौन सी एसेट लेने वाला हूं, जो इन्होंने मुझे एडजस्टमेंट में बोला होगा मैं वही एसेट लेने वाला हूं। अब उनकी अगर न्यू वैल्यू दी है तो न्यू वैल्यू, और बुक वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू, नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी 50,000 और स्टॉक 20,000। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ले लेता हूँ पहले 50,000, एंड स्टॉक की वैल्यू जो 24,000 थी वो हो गई अभी 20,000। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, एंड द रिमेनिंग एसेट वी हैव टेकन एट बुक वैल्यू। तो बाकी जो भी एसेट है मैं बुक वैल्यू पे ले लेता हूँ। तो सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी 20,000, डेटर्स 23,200, BR 6,400, इन्वेस्टमेंट 4,800, बैंक बैलेंस 9,600।
तो यहाँ पे मेरी टोटल एसेट कितनी होगी, तो कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट को। तो टोटल एसेट आपकी है 50,000, फिर 20,000 प्लस 20,000 प्लस 23,200 प्लस 6,400 प्लस 4,800 प्लस 9,600। तो यहाँ पे आपकी टोटल एसेट आ गई 1,34,000। अब टोटल एसेट में से आप लेस करोगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो लायबिलिटीज यहाँ पे आप देखोगे तीन टोटल में ले रहा हूँ, पहले लिखूंगा तीनों के तीनों, फिर कौन सी ले रहे नहीं ले रहे, जैसे हमने एसेट में किया वैसे बताऊंगा। 5% मोर्गेज लोन 3,000 मेरा, क्रेडिटर्स 22, बिल्स पेबल 7। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके 22,000 और बिल्स पेबल आपके 7,000। अब एडजस्टमेंट में देखें तो फॉर्म टू डिस्चार्ज 5% मोर्गेज लोन, तो मोर्गेज लोन को डिस्चार्ज कर दिया तो ये लेनी नहीं है, तो यहाँ पे मैं डैश लगा दिया। अब रिमेनिंग लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी, बाकी की लायबिलिटीज कंपनी ले रही है। तो बाकी लायबिलिटीज कौन सी बची, क्रेडिटर्स 22,000, बिल्स पेबल 7,000, इसकी कोई न्यू वैल्यू नहीं थी तो हमने जो बुक वैल्यू थी वही ले ली। तो टोटल आपकी लायबिलिटी आ गई 29,000। अब यहाँ पे आप नेट एसेट निकाल सकते हो। नेट एसेट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, एंड टोटल एसेट आपकी यहाँ पे देखो तो 1,34,000 है, एंड टोटल लायबिलिटी आपकी 29,000 है। तो 1,34,000 में से अगर 29,000 माइनस करोगे तो आपका नेट एसेट आ जाएगा 1,05,000। कितना है आपका नेट एसेट, 1,05,000। तो हमारा यहाँ पे नेट एसेट जो कि फर्स्ट है वो आ गया 1,05,000। अब सेकंड थिंग हमारी गुडविल, तो गुडविल मैंने आपको कहा था जो आपको दी गई है 10,000, उसमें प्लस कर दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो 10,000 प्लस 1,000 ये आपकी आ गई 11,000 गुडविल। एंड थर्ड आपका परचेस कंसिडरेशन जिसका फॉर्मूला था नेट एसेट प्लस गुडविल। तो नेट एसेट आपकी थी 1,05,000 एंड आपकी गुडविल है 11,000, तो परचेस कंसिडरेशन आपका आ गया 1,16,000। तो यहाँ पे हमने नेट एसेट निकाल लिया, यहाँ पे हमने नेट एसेट निकाल लिया, गुडविल निकाल ली, परचेस कंसिडरेशन निकाल लिया। नेट एसेट कैसे निकाला वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब क्या करना, जब भी आप ये तीन कैलकुलेशन कर दो ना, तो ये तीन कैलकुलेशन की दो जनरल एंट्रीज होती है। एक होती है एसेट सारी डेबिट करोगे, लायबिलिटीज क्रेडिट करोगे, और बैलेंस अमाउंट है वो आप जो जिसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे किसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं, मिस सोना एंड रूपा, उसको क्रेडिट कर देना बैलेंस अमाउंट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही आपकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज आएगी वो आपकी होगी गुडविल की। जो भी आपकी गुडविल 11,000 थी, ये यहाँ पे मैंने 11,000 लिख दिया। अब सारी एसेट वन बाय वन यहाँ पे लिख दो। अब क्या है, खाली प्लांट एंड मशीनरी मेरे से मिस हो गया था, मैंने नीचे लिखा है। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 ये रहा, तो मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 लिखा है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 आप इसको ऊपर लिखना, यहाँ से मेरा मिस हुआ था तो मैंने नीचे लिखा था। फिर स्टॉक के आपकी 20,000, ये रहा स्टॉक 20,000। डेटर्स बीआर इन्वेस्टमेंट, डेटर्स बीआर इन्वेस्टमेंट, और डेटर्स के कितने थे, 23,200, 6,400, 4,800।
एंड लास्ट बैंक बैलेंस 9600। तो मैंने सारी एसेट डेबिट कर दिया, आपने देखा प्लांट एंड मशीनरी के साथ सारी एसेट डेबिट है। अब क्रेडिट कर दोगे लायबिलिटीज, यही आपके दो लायबिलिटीज दिख रही है। अब ये मैंने क्रेडिट कर दी, क्रेडिटर्स 22,000 एंड बिल्स पेबल 7,000। अब बैलेंस अमाउंट जो आपका बचेगा, याद रखना वो बैलेंस अमाउंट की होगी परचेस कंसिडरेशन वाली। और ये परचेस कंसिडरेशन मीन्स के जवेरी लिमिटेड में सोना एंड रूपा से सारी एसेट लेके लायबिलिटी पे करके बाकी का बैलेंस अमाउंट है 1,16,000, वो मिस सोना एंड रूपा को देगा। तो अभी दिया नहीं है, इसके लिए वो क्रेडिट साइड उसको खड़ा किया हमने टू मिस सोना एंड रूपा। अब इसको हम पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट का डिटेल दिया है कि किस तरह से पेमेंट करनी है 4th पॉइंट पे। तो चलो देखते हैं। तो परचेज प्राइस वाज टू बी सेटिस्फाइड बाय द 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वो बोल रहे हैं कि 5,000 के इक्विटी शेयर्स हम देंगे 10 रुपए के हिसाब से। पहली चीज ये, क्योंकि फुल्ली पेड है, ठीक है, 10 रुपीज फुल्ली होगा एट प्रीमियम ऑफ 20%, और 20% प्रीमियम के साथ देंगे। लेकिन और बोला है कि डेवेंचर हमें 50,000 के आपको डेवेंचर देंगे और बाकी का बैलेंस कैश में देंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तो सबसे पहले वो क्या दे रहे, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 5,000 इंटू 10 करोगे तो 50,000। फिर इसमें आपको प्लस करना है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका 20%। किसका 20%? फेस वैल्यू का 10 का। तो 20% 10 का कितना हुआ ₹2। शेयर्स कितने 5, तो 5 इंटू 2 10,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। सेकंड थिंग जो आपकी है वो है डेवेंचर्स, वो कितने के 50,000। एंड थर्ड थिंग जो उन्होंने बोला है कि बैलेंस इन कैश, तो कैश तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरी परचेस कंसिडरेशन इसके मैं सोना को कितना दे दूंगा, सोना रूपा वाले बिजनेस को 1,16,000 में परचेस कर रहा हूँ, जिसमें से 50 शेयर्स 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 का डेवेंचर। तो बाकी का अगर आपको देखोगे तो 6,000 हुआ, 50 लाख और 1,10,000 तो आपके शेयर्स डिबेंचर्स में आ गए, प्रीमियम आ गए। तो बाकी बैलेंस जो रहेगी आपकी कैश में पे करना है। अब सेकंड थिंग, ये सेकंड एडजस्टमेंट ये होगी पेमेंट की। तो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट में था, उसको डेबिट में ले लो। तो मैं सोना एंड रूपा को डेबिट ले लिया। अब इसको किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर 50,000, यही है जो मैंने यहाँ पे किया है, इक्विटी शेयर 50, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, डेबेंचर्स 50,000 और बैलेंस इन कैश। देखो डेबेंचर्स 50,000 और बैलेंस इन कैश। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले नेट एसेट निकाली, फिर गुडविल निकाली, फिर पीसी निकाली, फिर उसकी जनरल एंट्री पास की हमने। टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी पेड ऑफ, बैलेंस है वो हम सोना को दे देंगे, और सोना को पेमेंट करने का तरीका निकाला जो इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया था वैसा ही 4th नंबर के पॉइंट पे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 5 है, और जो मैंने आपसे कहा था कि ऑथोराइज कैपिटल से रिलेटेड है। तो चलो रीड करते हो, फिर तो पॉइंट पे फोकस करते हैं। द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स वेर इशूड टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20%। अब बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो देखो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले ऑथोराइज ले लो, कितना है 10,000। तो यहाँ पे देखो ऑथोराइज आपके शेयर्स कितने थे 10,000। ऑथोराइज मतलब क्या होता है कि कंपनी की लिमिट फिक्स की जाती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो यहाँ पे कंपनी के फिक्स है कि वो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में, जिसमें से उसने 5,000 के में सोना
के बिजनेस परचेस करने में पे कर दिया है। तो बाकी के बैलेंस कितने बचे आपके पास 5000, और ये 5000 है वो पब्लिक में इशू कर रही है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स वेयर इशू टू द पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम के साथ इशू किया है, which were fully subscribed. The amount due was received in full with expansion of the final call of rupees 3 on 500 equity shares. These shares were forfeited and reissued at discount of 20%. अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही है। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक में इशू करा, 20% प्रीमियम में करा। उसके बाद फाइनल कॉल जो था आपका जिसमें 500 शेयर्स है उसमें 3 रुपए हमें नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है, ये आपकी जो शेयर के पैसे नहीं मिले वो अलग इफेक्ट होगी, और जो पब्लिक में इशू कर रहे हैं वो अलग इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है मैं आपको बताऊं। तो पहली चीज हो रही है पब्लिक में इशू कर रहे हैं, तो पब्लिक में इशू कर रहे हैं तो उसके रिसिप्ट आएगी, तो उसकी एक जनरल एंट्री होगी अलग से। उसके बाद जिस कॉल के फाइनल कॉल के पैसे नहीं आ रहे उसको हम फॉरफिट करेंगे। क्यों फॉरफिट करेंगे? क्योंकि इन्होंने बोला है these shares were forfeited and reissue। पहले शेयर फॉरफिट की एंट्री आएगी, फिर इसको रीइशू की एंट्री आएगी, फॉरफिट शेयर जो रीइशू कर रहे हैं 20% डिस्काउंट के साथ, एंड लास्ट में हमारा जो बैलेंस होगा फॉरफिट डेबिट माइनस फॉरफिट क्रेडिट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। तो गिन चुन के मैं अगर बोलूं तो ये जो बैलेंस पब्लिक को इशू करे उसकी पहली इफेक्ट तो ये रही कि उसकी रिसिप्ट आएगी। अगर फॉरफिट वाली पॉइंट नहीं होती तो यहाँ पे ही हमारा सम कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉलन एरियाज आ रहे हैं, मतलब कि कुछ शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले जो आएगा एंट्री वो फॉरफिट की आएगी, फिर फॉरफिट किए हुए शेयर रीइशू करेंगे, फिर फॉरफिट वाले जो डेबिट क्रेडिट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। तो ये एंट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूं। तो 5000 जो शेयर्स है वो 10 रुपीज से इशू कर रहे हैं, मतलब 50,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 10 का 20% करूं तो ₹2, तो 5000 इंटू 2 करूं तो 10,000 जो है टोटल 60,000 का मैंने पब्लिक से पैसा मांगा, लेकिन मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला 500 पे 3, जो कि होता है 1500। तो बाकी कितने बचे 58,500 जो मुझे मिले, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा इतना। तो मैंने पब्लिक से 5000 शेयर का पैसा मांगा, तो पब्लिक ने मेरे को इतना रिसिप्ट दिया। तो क्या एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मेरे पास कैश आया कॉल इन एरियाज डेबिट करूंगा, इतना मेरा पैसा रह गया। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। ये कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम हम अलग अलग दिखाते हैं, या आपने 12th में समझा होगा। एंड अब ये आपकी आगे रिसिप्ट की एंट्री जो आपने शेयर इशू करे थे। अभी हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? फॉरफिट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट टू कॉल इन एरियाज अकाउंट। ये एंट्री को रट लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट टू कॉल इन एरियाज अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे, जितने आपके शेयर्स है जो फॉरफिट कर रहे हो 500 इंटू 10, कितना करोगे 10, तो आपके 5000 हो जाएंगे डेबिट। फिर फॉरफिट शेयर में क्या लिखोगे कि जितना आपको पैसा मिल चुका है, तो आपका शेयर का प्राइस था 10 रुपीज और आपको 3 रुपए नहीं मिले, तो आपको मिले कितने 7 रुपए। तो फॉरफिट में लिखोगे 500 इंटू 7, जो आपको अमाउंट मिल चुकी है उतना इंटू करोगे। तो 500 इंटू 7 कितना आया 3500। एंड कॉल इन एरियाज, एरियाज क्या होता है जिनके पैसे नहीं मिलते उसे एरियाज बोलते हैं। तो 3 रुपए आपको नहीं मिले, तो 500 इंटू 3 करोगे तो आपके आ जाएंगे 1500, पर आपका डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। टोटल 10 रुपए का शेयर था, 5000 अपन ने डेबिट करे और 7 रुपए आपको क्या हो गया फॉरफिट, जो आपको मिला है वो फॉरफिट में जाएगा और जो नहीं मिला वो कॉल इन एरियाज में आएगा।
अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड आता है, यहाँ पे डेबिट इस वजह से किया क्योंकि शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। शेयर फॉरफिट मतलब शेयर वापस हमने जो मार्केट में इशू करे थे वापस ले लिया। तो जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है, तभी हमारा कैपिटल होता है वो क्रेडिट साइड आता है। अब मैंने 500 वापस मंगवा लिए तो मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट मैंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब हमारे हाथ में आके 500 के 500 शेयर वापस। अब ये 500 शेयर हम वापस इसको री इशू कर रहे हैं, मतलब वापस पब्लिक को दे रहे हैं। तो वापस वही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट। अब देखो, डिस्काउंट में अगर शेयर इशू करोगे तो एंट्री ऐसी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा, अभी आपने शेयर कितने के हैं, 10 के हैं, आपने कितने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 20%। तो 10 का 20% कितना हुआ 2। तो 2 जो मैंने डिस्काउंट दिया वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिखना। और बाकी जितना, अगर देखो किसी से भी आप बोलोगे कि मेरे शेयर का प्राइस 10 है, 2 रुपया में डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो आपको 10 रुपया देगा कि 8 रुपया देगा पर शेयर, 8 रुपया देगा। तो मुझे कैश में कितना आएगा, 8 रुपये के हिसाब से आएगा। तो मैंने उसको दिए कितने, जितने फॉरफिट करे थे, तो 500 फॉरफिट करे थे, 500 इशू कर रहा हूँ, तो 500 इंटू 8 डेबिट करूंगा मैं 4000। एंड बाकी के 2 जो मेरे नुकसान है वो मैं फॉरफिट शेयर अकाउंट में लेके जाऊंगा, 500 इंटू 2 1000। एंड बाकी मेरी लायबिलिटी है वो पूरी की पूरी वापस क्रिएट हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि मैंने 500 के 500 शेयर्स वापस पब्लिक में इशू कर दिया। तो 500 इंटू 10 5000। अब लास्ट जो एंट्री होती है वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है। कैपिटल रिजर्व मतलब टोटल आपने जो शेयर फॉरफिट करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बंदा जिसके 10 रुपए फेस वैल्यू थे उसने 7 दे दिए थे आपको। कितने दिए थे, 7। उसके बावजूद भी आपने कंपनी आपने उसके 500 के 500 शेयर फॉरफिट कर दिया। तो ये फॉरफिट अकाउंट जो हुआ ये आपका क्या हुआ, एक तरह का प्रॉफिट हुआ। तो 7 रुपया तो आपको 500 पे 7 रुपया 3500 तो आपको यूं ही प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने जब इसको रीइशू किए यही शेयर तो डिस्काउंट पे किए, तो यहाँ पे आपके 2 रुपए है वो डिस्काउंट देने पर ये आपका नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान हुआ, 1000। तो बाकी अगर मैं देखूं तो 2500 का फिर भी कितना आपके पास फायदा हो रहा है। तो ये जो 2500 का फायदा हो रहा है ये हम लेके जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, और इसकी एंट्री आएगी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट 2500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। तो यहाँ पे हमने पब्लिक में शेयर इशू करे, फिर जिनके पैसे नहीं आए थे उनके शेयर फॉरफिट करे, उसके बाद हमने वो फॉरफिट वाले शेयर वापस रीइशू करे, एंड लास्ट में जो मुझे फायदा हुआ फॉरफिट करके रीइशू का वो मैं किधर लेके गया, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गए पॉइंट? अगर नहीं हुई हो तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो और एक और बार देख लेना। अब हमने यहाँ पे सारी जनरल एंट्रीज कर चुके हैं। अभी लास्ट चीज आती है वो आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है आपको शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से इस तरह से बनानी होती है। मीन्स के आपको ये हेड जो दिए गए इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये 2 हेड होते हैं बैलेंस शीट के, इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट। उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 3 मेन हेड होते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड जिसको इक्विटी बोलते हैं, फिर लायबिलिटी में आती है 2 नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड एंड करंट लायबिलिटी मेन हेड। एसेट के अंदर भी आते हैं 2 मेन हेड, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स जो है आपका आएगा, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटी। ये फॉर्मेट में मैंने वही आइटम्स लिए जो इस सम के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्मेट समझ लो। इस तरह से फॉर्मेट है, यहाँ पे नोट लिखना, अमाउंट लिखना, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम, यहाँ पे बाहरी कैलकुलेशन करके टोटल यहाँ लिख देंगे, बाहरी कैलकुलेशन करके टोटल यहाँ लिख देंगे। और नोट आपको किसके बनाने किसके नहीं बनाने मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको दिया है शेयर कैपिटल, इसका नोट तो कंपलसरी आप बना ही लेना एग्जाम में। और नोट किस तरह से बनाओगे, इस तरह से एक नोट टू द अकाउंट, एक फॉर्मेट बना लेना, यहाँ पे नोट 1 नोट 2 ऐसे देते जाना। किसके किसके नोट बनाओगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले नोट तो आप शेयर कैपिटल, इसकी तो नोट आप बना ही लेना, और लिखना ये जो पैराग्राफ है ना इसको रट लो, और इसके अंदर खाली जो शेयर्स है
वो आपको चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है तो मैं 10,000 लिखूंगा। आप कोई और सम करोगे जहाँ पे 2,000 होगा तो 2,000 लिखना आप। तो क्या लिखोगे, ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। इतना ठीक है पैराग्राफ। अब ये एक आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे कि ऑफ विच 5,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच आर इशूड टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा हूँ कि 10,000 का ऑथोराइज शेयर कैपिटल था, जिसमें से 5,000 मैंने पब्लिक में करा और बाकी का 5,000 मैंने बिजनेस परचेस के टाइम यूज किया। लिखा है अदर देन कैश कंसिडरेशन में मैं यूज कर रहा हूँ। तो टोटल गिन चुन के आपका कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख। अगर सम की बात करूं तो मैं आपको सम में भी दिखा देता हूँ 1 लाख कैसे आया। सम में आपको दिखाऊं तो ये पब्लिक में इशू करा उसका 50 एंड ये कंसिडरेशन में दिया इसका 50। तो ये नोट नंबर 1, यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख दो एंड 1 लाख लिख दिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस का भी आप नोट कंपल्सरी लिखना। रिजर्व एंड सरप्लस में आप दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा और कोई सम में नहीं आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया है क्योंकि हमने फॉरफिट करे शेयर, वो री इशू करे। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया, तो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे तो आपका कैपिटल रिजर्व आ गया 22,500। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे हेड की बात करूं तो एक ही लाइन है रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास दो कंटेंट है। क्या था, एक सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। इस वजह से मैंने नोट बनाया, नोट में सारी कंटेंट ले लिए, कितने थे मेरे, दो थे, और वहां पे टोटल करके यहाँ पे लिख दिया नोट 2 एंड यहाँ पे 22,500 यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी। तो ऐसे हेड के नोट बनाना जिसमें 3-4 आइटम हो। क्लियर। अब नॉन करंट लायबिलिटी में आप लिख देना डिबेंचर्स। इसकी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है डायरेक्टली, ऐसे लिख देना रिडेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का डिस्क्रिप्शन आप डालना। नाउ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है ट्रेड पेबल्स एंड अदर लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल का मैंने नोट डाला है, उसका रीजन ये है कि ट्रेड पेबल में टोटल आपकी कंटेंट है वो दो थे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, 22,000 एंड 7,000। तो यहाँ पे मैंने 29,000 लिख दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो टोटल एसेट है आप वो यहाँ पे शो कर देना एंड टोटल लायबिलिटी है आपकी ये यहाँ पे शो कर देना एंड आपने जो पे करा उसको एंड पब्लिक में शेयर इशू करा वो इक्विटी साइड आना। क्लियर, ये ऊपर से मैं समझाया। अभी नेक्स्ट आते हैं, ये लायबिलिटीज हमारी टोटल हो गई। 1 लाख के शेयर इशू करे, 22,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, 50,000 के डिबेंचर, 29,000 के हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो टोटल लायबिलिटी साइड मेरा आया 2,01,500। नाउ एसेट साइड आ जाओ। तो एसेट साइड टोटल ये सारी एसेट लिख दो, लेकिन हेड वाइज। जैसे टेंजिबल में आपको नोट 3 गिनाऊं तो टेंजिबल में आएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, टोटल 70,000 आ गया। इनटेंजिबल में आपका आएगा गुडविल, तो टोटल इसका 81,000 बाहर लिख दो। अब करंट एसेट में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 4,800, ये रहा 4,800, स्टॉक 20,000। ट्रेड रिसीवेबल में आपके दो चीजें हैं तो मैंने इसके लिए इसका नोट बनाया है, डेटर्स एंड बीआर। कितना है टोटल, 23,200 डेटर्स एंड बीआर कितना है 6,400। तो 29,600 मैंने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी नोट लिखा है मैंने, क्योंकि कैश किस तरह से निकालना मैं आपको दिखाता हूँ। कैश का ट्रिक ये था, तो आपका कैश इस तरह से है, तो कैश की कैलकुलेशन ये रही आपकी। आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना था, यहाँ पे थोड़ा कट हो चुका है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ।
तो कैश आपकी 9600 आपका ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस शीट में देखो तो ये रहा। उसके बाद आपने इशू किया पब्लिक को बैलेंस शेयर जो आपके इशू किए, तो वहां से आपको कितने आए, 58,500 आए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया 58,500 ये रहा। तो ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद आपको रिसिप्ट मिली जो आपने री इशू किए शेयर, री इशू किए तो उसके भी पैसे आए ना आपको 4,000। उसके बाद अलावा कोई भी हमें कैश नहीं मिला है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो आप क्या करना, आपकी जनरल एंट्रीज में जाना, जहां जहां कैश डेबिट हो रहा है ना वो सब ले लेना। तो यहाँ पे देखो 4,000 एक ये डेबिट हो रहा है, ये अलग पेन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो बैंक जो है वर्ड यूज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये 4,000 मैंने यहाँ पे ले लिए होंगे देखो। उसके बाद आपका बैंक डेबिट हो रहा है 58,500, तो मैंने ये भी यहाँ पे 58,500 ले लिए होंगे। उसके बाद अगर आपका बैंक डेबिट कहूँ मैं तो कहीं नहीं होगा, ये है ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक जहां जहां डेबिट हो रहा था मैंने प्लस कर दूंगा यहाँ पे, तो टोटल मेरा आ जाएगा 72,100, जिसमें से मैं लेस करूंगा जो भी मेरा बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कैश 6,000, बैंक एंड कैश इज वन थिंग, और लास्ट में मेरा जो फाइनल बैलेंस आएगा वो 66,100। देखना बैंक यहाँ पे कोई क्रेडिट हो तो माइनस कर देना, यहाँ पे नहीं है, मुझे पता है मैं सब किया है। तो 6,000 हमने लेस माइनस कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 66,100। तो यहाँ पे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 66,100 नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया हुआ था, ये रहा 4,700, 6,000 पे 200, 66,100। तो ये रहा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66,100। अब करंट एसेट का आप टोटल कर दीजिए, तो 120,500 आपका करंट एसेट का टोटल आएगा। तो टोटल नॉन करंट प्लस करंट इक्वल्स टू आपका आ गया 2,01,500, एंड लायबिलिटी भी आपकी 2,01,500 है। तो आई होप कि आपको बिजनेस कंसिडरेशन का जो आपका लेटेस्ट का सम था, सम नंबर 2, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बिजनेस कंसिडरेशन के और भी न्यूज हम आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और बीकॉम स्टूडेंट्स जो सेम 2 में उनके साथ शेयर करना वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।